नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न आप लोगों को हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। ध्यान रखना, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए, सभी पेपर में बीएड सेकंड ईयर में 32 प्रश्न सही करना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में 32 प्रश्न सही करना रहेगा, बट 106 है, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, वहाँ पर 20 प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट बीजी 202 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। या फिर जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पर हमने सारी वीडियो फर्स्ट ईयर की शेयर कर दिया है, 2022 या 23 की, वो सारी वीडियो काम की हैं आपकी। ठीक है, आप लोग सॉल्व करते रहें। तो निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। ध्यान रखना, पेपर 202 अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग या अधिगम के लिए आकलन PD 202, या पेपर थोड़ा सा टफ माना जाता है। ठीक है, तो निवेदन है आप लोगों से इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं 8-10 सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों के ध्यान रखना, 78 अंक 74 अंक आए हैं 80 में। तो अगर आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारे प्रैक्टिस सेट को हल कर लेते हैं, तब भी आपके 70 प्लस प्रश्न सही हो जाएंगे, अर्थात 70 प्लस प्रश्न 70 प्लस अंक आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं सभी को बताइए इस चैनल के बारे में, निवेदन है, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। पहला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी समांतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। तो मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना, अनुपात स्तर। अनुपात स्तर मापन का सबसे ऊंचा स्तर है। और सबसे निम्न स्तर कौन सा है, क्योंकि ये भी पूछा गया है। अगर मापन का सबसे ऊंचा स्तर अनुपात स्तर, सबसे निम्न स्तर तो नामित स्तर हो जाएगा। ठीक है, दोनों आप लोग ध्यान रखना, दोनों पूछा गया है। मापन का सबसे निम्न स्तर नामित स्तर है। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर यूपी टेट सीटेट में, तो इसलिए सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा अगर आप सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। तो प्रश्न है, किस मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? ये शाब्दिक स्तर में बी, अनुपात स्तर में सी, क्रमित स्तर में डी, अंतराल स्तर में। तो किस मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी आकलन, डी परीक्षण। तो ध्यान रखना, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं तो क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, मूल्यांकन। ठीक है, और जो 2 नंबर था, किस मापन में सत्य शून्य विद्यमान रहता है, तो इसका क्या था? अनुपात स्तर। ध्यान रखना, प्रश्न महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? तो अनुपात स्तर। भूलना नहीं, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और एग्जाम में आए हुए हैं, दोबारा आ सकते हैं।
अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। ये मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा बी, स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा सी, प्रेषण डी, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सहकर्मी आकलन है। ए, अपने साथियों के कौशलों का आकलन बी, शिक्षण निष्पादन का आकलन सी, सहकर्मी निष्पादन का आकलन डी, माता पिता की अपेक्षा का आकलन। सहकर्मी आकलन है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहे, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद होता जाएगा। ठीक है, आप साथ में बने रहेंगे। अगर आप नहीं देंगे तो उसका माइंड आपका डाइवर्ट हो जाए, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग प्रश्नों का जवाब दें। ठीक है, देते रहा करें कमेंट सेक्शन में, या फिर आप जो लाइव चलता है तो आप ध्यान रखना, आप यहाँ पर जाएंगे तो फिर आपको प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, उसमें आ जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। इस तरह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है। बी, क्रमित मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि सबसे निचला स्तर कौन सा है, नामित स्तर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है। योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में लिए जाते हैं। तो योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में, जैसे आप लोगों को साल में एक बार पेपर हो रहा था, क्या है, योगात्मक आकलन है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, क्रमित मापन का सबसे निचला स्तर। ये गलत है, क्योंकि नामित मापनी सबसे निचला स्तर है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे योगात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। नामित मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ए, गुड्स बी, रेमंड एंड गेज बी, क्विलिन एवं हन्ना डी, जेपी गिलफर्ड। सही जवाब हो जाएगा ए, गुड्स। अगला प्रश्न है, किसने कहा मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या करने की क्रिया है। ए, जेपी गिलफोर्ड बी, मिशेल सी, वेडफील्ड डी, कुलीन एवं कुलीन। सही जवाब हो जाएगा ए, जेपी गिलफर्ड। अगला प्रश्न है, करीब 118 प्रश्न, जो प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। मापन की भूमिका है। ए, वस्तु को संख्या प्रदान करना बी, घटना को संख्या प्रदान करना सी, नियमानुसार संख्या प्रदान करना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमित प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। या किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा सी, कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है, मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है। ए, निर्णयों को मूल प्रदान करना बी, वस्तुओं को संख्या प्रदान करना सी, पदार्थों को संख्या प्रदान करना डी, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। तो मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है। ए, गुणात्मक बी, मात्रात्मक सी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों डी में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन होता है, सही जवाब हो जाएगा सी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। तो सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। अगला प्रश्न है, सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है। ए, सृजनात्मक मूल्यांकन बी, संकलनात्मक मूल्यांकन सी, सतत मूल्यांकन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा बी, संकलनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ए, शैक्षिक उद्देश्य बी, अधिगम उद्देश्य सी, व्यवहार परिवर्तन डी, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है। ए, क्रमित मापनी का बी, समांतराल मापनी का सी, ए, बी दोनों डी में से कोई नहीं। तो नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, क्रमित और समांतराल मापनी दोनों। हालांकि अगर अलग अलग दोनों विकल्प ना हो तो समांतराल मापनी आप टिक करना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये मूल्यांकन बी, आकलन सी, मापन डी, परीक्षण। तो संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, मापन। अगला प्रश्न है,
निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है ए प्रगति पर गौर करना, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना, बी विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, सी अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, डी ग्रेड्स प्रदान करना। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 3 का ए। प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। अगला प्रश्न है, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी टेस्ट। व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी टेस्ट। ध्यान रखना, परीक्षण टेस्ट वे उपकरण होते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण की प्रकृति के आधार पर परीक्षणों को मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के रूप में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही अनुक्रम है? ए परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, बी मूल्यांकन, परीक्षण, मापन, आकलन, सी परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन, मापन, डी आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। निम्नलिखित में सही अनुक्रम है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। ठीक है, और क्रम में देखेंगे तो सबसे ब्रॉड में देखेंगे सबसे बड़ा मूल्यांकन है, उसके बाद आकलन, फिर मापन, परीक्षण। ठीक है, और क्रम में देखेंगे तभी सबसे पहले परीक्षण, उसके बाद मापन, फिर मूल्यांकन, सॉरी आकलन, उसके बाद मूल्यांकन होता है। तो ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मापन मूल रूप से है, मापन मूल रूप से है ए संख्यात्मक मूल्य, बी गुणात्मक मूल्य, सी मूल निर्माण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मापन मूल रूप से है, सही जवाब हो जाएगा 21 का ए संख्यात्मक मूल्य। ठीक है, मापन क्या है? संख्यात्मक मूल्य है। मापन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। किसी पेपर में छात्र का अंक है, ए मूल्यांकन, बी परीक्षण, सी मापन, डी उपयुक्त सभी। तो किसी पेपर में छात्र का अंक क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी मापन। ध्यान रखना, लेकिन किसी पेपर में प्रथम स्थान आना तो ये मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, जैसे श्याम क्लास में प्रथम स्थान आया, ये क्या है? मूल्यांकन है। श्याम गणित विषय में 60 अंक प्राप्त किया, ये क्या है? मूल्यांकन। लेकिन गणित विषय में प्रथम स्थान आया, ये क्या है? मूल्यांकन है। लेकिन 60 अंक प्राप्त किया तो ये क्या है? मापन है। ठीक है, श्याम ने गणित में 60 अंक प्राप्त किया, ये क्या है? मापन है। लेकिन गणित में प्रथम स्थान आया, ये क्या है? मूल्यांकन है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। श्याम क्लास में प्रथम स्थान आया, ये मूल्यांकन है। क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करना मूल्यांकन है, दोनों को ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ए प्रक्षेपी स्केल, बी लिकर्ट स्केल, सी नामित स्केल, डी तकनीकी स्केल। सही जवाब हो जाएगा बी लिकर्ट स्केल। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ होता है ए परिणाम या प्रगति की जांच करना, बी परखना, सी परीक्षा करना, डी निर्णय करना। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है, सही जवाब हो जाएगा ए परिमाण या प्रगति की जांच करना, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ए लघु उत्तर प्रकार के प्रश्नों से, बी प्रतिबंधित प्रतिक्रिया प्रश्नों से, सी विस्तारित प्रतिक्रिया प्रश्नों से, डी पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। तो छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, मापन का प्रथम पद है, ए परीक्षण का आकलन, बी परीक्षण का प्रशासन, सी परीक्षण का विकास, डी क्या मापन करना है इसका निर्णय। तो मापन का प्रथम पद है, सही जवाब हो जाएगा डी क्या मापन करना है इसका निर्णय। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? ए योगात्मक मूल्यांकन, बी नैदानिक मूल्यांकन, सी रचनात्मक मूल्यांकन, डी प्लेसमेंट मूल्यांकन। तो सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी रचनात्मक मूल्यांकन। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, कई बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, कई और जुड़े हुए हैं, उतना अच्छे से उनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर उनको पैसे पे खरीदना पड़ रहा है कई चीज़ें, और उसको साथ न्याय नहीं हो रहा। ठीक है, बच्चे बताते हैं,
तो इस तरह से तो आप लोग कहीं और जाकर परेशान हो, इससे अच्छा है कुछ नहीं करना है। जो टेस्ट कराए जा रहे हैं सारे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे अंक आएंगे। आपको क्लियर बता दूं, बच्चे कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ प्रैक्टिस सेट हल करके गए, 74 अंक 78 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे तैयार करते हैं, कुछ करना नहीं है। ये पेपर थोड़ा टफ माना जाता है, तो इसलिए इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, किसी भी कीमत पर इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसमें बैक बहुत लगता है बच्चों को। तो इसीलिए जो भी प्रैक्टिस सेट है 6-7 में हल कराऊंगा, अगर सारे आप हल कर लेते हैं बस, तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? ए आयु बी समय अवधि, सी गुणवत्ता, डी मात्रा। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी गुणवत्ता। आप लोग ध्यान रखना, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर अपने सारी प्रैक्टिस सेट आप तैयार कर लेते हैं तो ना आपको कुछ पढ़ना है और ना ही कहीं किसी का कुछ और करना है। ठीक है, बुक या फिर जो भी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो बुक खरीद सकते हैं, सेक्शन 202 मतलब असिस्टेंट फाइल लर्निंग अधिगम के लिए आकलन वाली बुक आप खरीद सकते हैं। बट अगर कुछ नहीं करते, सारी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, बस इतने से आपके लिए पर्याप्त रहेगा। प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए भी, एक विषय में छात्रों का परीक्षण करने के लिए भी, सी एक छात्र को अंक या अंक प्रदान करने के लिए, डी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। अगला प्रश्न है, किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। तो किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? सही जवाब हो जाएगा डी परीक्षण। मापन का क्षेत्र आकलन से व्यापक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। मापन मूल्यांकन एक तकनीकी है और परीक्षण मापन उपकरण है। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है, आप ध्यान रखना। अगर व्यापकता में देखेंगे तो परीक्षण उससे व्यापक आकलन है और उससे व्यापक मापन है, उससे व्यापक मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन क्या है? सबसे अधिक व्यापक है। ठीक है, और परीक्षण सबसे कम है। क्रम में देखेंगे तो पहले परीक्षण होता है, उसके बाद आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन होता है। ठीक है, हालांकि गूगल में मापन का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि मापन में व्यक्ति के कुछ पहलुओं को मापन कर सकता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है या सर्वांगीण विकास है। ठीक है, कहीं कहीं अगर परीक्षण नहीं है, सिर्फ मापन की बात करेगा, ध्यान रखना मापन का क्षेत्र सीमित है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए अंतिम स्थिति की जांच करना, बी अगली कक्षा में प्रोन्नत, सी छात्रों का चयन, डी छात्रों को प्रकृति का निगरानी। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, छात्रों की प्रकृति की निगरानी। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? ए दैनिक दत्त कार्य, बी मौखिक प्रश्नोत्तरी, सी शिक्षक अवलोकन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी परीक्षण। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ए बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी गिरी परीक्षण द्वारा, डी लिखित एवं मौखिक परीक्षण। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगर आप लोग ध्यान रखना, लाइक करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है, कि बच्चे हैं जो देखते तो हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखना, लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे मैक्सिमम बच्चों को लाभ हो सके। तो आप लोग कंपटीशन नहीं है, कई बच्चे हैं वो बोलते हैं कि बस शेयर कर देंगे तो उनके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, तो ऐसा आप सोच मत रखिए। ठीक है, सभी को शेयर करिए, सभी लोगों को लाभ हो। कई बच्चों के चैनल के बारे में जानकारी नहीं हो, परेशान है, इधर उधर कहीं ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप जुड़े हुए हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा ही। और अच्छे नंबर कैसे लाएंगे? आप जब पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सारी प्रैक्टिस अच्छे तैयार कर लीजिए बस। ठीक है, तो प्रश्न है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो कि उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह है ये मूल्यांकन, बी आकलन, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी दोनों, मूल्यांकन और आकलन दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? ए कितना अच्छा, बी कितना सही, सी कितना अधिक, डी में से कोई नहीं। तो शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? सही जवाब हो जाएगा सी कितना अधिक। शिक्षा में मूल्यांकन किस प्रश्नों को उत्तर देते हैं? मापन तो देता है कितना अधिक, मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, कितना अच्छा। मूल्यांकन, शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? कितना अच्छा, और मापन कितना अधिक, दोनों याद रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन तकनीकी का चयन मूल रूप से इनके आधार पर किया जाता है। ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी विश्वसनीयता, डी प्रयोज्यता।
तो मूल्यांकन तकनीक का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 37 का विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है। ए परीक्षण, बी परीक्षा, सी मापन, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी मापन। अगला प्रश्न है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब ए शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बी विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सी केवल लिखने पर बल होगा, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। शिक्षक अगर अधिकारवादी होगा तब भी दिक्कत है, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तब भी प्रभावशाली नहीं होगा, केवल लिखने पर बल होगा तब भी कम प्रभावशाली होगा। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है। ए शाब्दिक, बी क्रमिक, सी अंतराल, डी उपयुक्त सभी। तो बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी क्रमिक क्रमिक। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आकलन रूप है, किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है। ए मूल्यांकन, बी मापन, सी मापन एवं मूल्यांकन दोनों, डी में से कोई नहीं। किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है, सही जवाब हो जाएगा सी मापन और मूल्यांकन दोनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय हो को मानकर चला जाता है, इसे किसने परिभाषित किया। सही जवाब हो जाएगा बी रेमर्स एवं गेज। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है। ये क्षमताओं योग्यताओं के संदर्भ में, बी आर्थिक संदर्भ में, सी शैक्षिक संदर्भ में, डी संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में। तो मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, प्रमुख मापन क्षेत्र है। ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यक्तित्व परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। तो प्रमुख मापन क्षेत्र है, सही जवाब हो जाएगा 44 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। ए प्रेरणा स्तर, बी स्मृति स्तर, सी अवबोध स्तर, डी प्रत्यावर्ती स्तर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी प्रत्यावर्ती स्तर। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रशासित किए जाते हैं। ए स्मृति पत्र, बी प्रगति आख्या, सी रुचि से संबंधित प्रयोग, डी परीक्षण। तो आकलन के प्रशासित किए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा बी प्रगति आख्या। अगला प्रश्न है, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है। ए परिणाम, बी सीखने वाले की उपस्थिति, सी परीक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा सी परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण है। ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी आकलन एवं मूल्यांकन दोनों। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, तो प्रक्रिया किसका उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा बी मूल्यांकन का, इसको मूल्य हो गया ना। अगला प्रश्न है, मापन होता है। ये मूल्यांकन के बाद, बी मूल्यांकन से पहले, सी मूल्यांकन के दौरान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मापन होता है, सही जवाब हो जाएगा 49 का बी मूल्यांकन से पहले। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मॉडल पेपर को हम मूल्यांकन के दौरान दिया है जो कि गलत है। मापन होता है मूल्यांकन से पहले। मापन को हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, मूल्यांकन मापन के बाद ही संभव होता है, अर्थात मापन मूल्यांकन से पहले होता है। मापन के दौरान निरणात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है। ए अंतराल, बी शाब्दिक, सी क्रमिक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए अंतराल। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनीय प्रणाली से संबंधित है। ए नामित प्रणाली, बी क्रमिक मापनिका, सी अंतराल मापनिका, डी अनुपात मापनिका। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनीय प्रणाली से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी अंतराल मापनिका। अगला प्रश्न है, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, किसने परिभाषित किया। तो सही जवाब हो जाएगा ए इरविन ने। अगला प्रश्न है,
आकलन एक प्रक्रिया है, ये लोगों से सूचना संकलित करने की भी, लोगों तक सूचना पहुंचाने की सी, लोगों के बारे में सूचना फैलाने की डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, लोगों से सूचना संकलित करने की। अगला प्रश्न है, आकलन किया जाता है ए, परंपरागत मानकीकृत उपकरणों द्वारा, बी, अमानकीकृत उपकरणों द्वारा, सी, परीक्षण की व्यवहारिकता द्वारा, डी, परीक्षण की मना स्थिति द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 54 का ध्यान रखना, डी, परीक्षण की मना स्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है, आकलन का संबंध है ए, छात्रों के संवेगात्मक आयाम से, बी, छात्रों की बौद्धिक आयाम से, सी, छात्रों के शारीरिक आयाम से, डी, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। आकलन का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। आकलन की विशेषताएं हैं ए, अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बी, शैक्षिक सुधार, सी, शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी, उपयुक्त सभी। आकलन की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आकलन की मापनियां हैं ए, शाब्दिक तथा क्रमिक मापनी, बी, अनुपात मापनी, सी, अंतराल मापनी, डी, उपयुक्त सभी। तो आकलन की मापनियां हैं, सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है ए, व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, बी, सामूहिक निर्देशन प्रदान करना, सी, पारिवारिक निर्देशन प्रदान करना, डी, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है ये 4 समूहों के अंतर्गत, बी, 2 समूहों के अंतर्गत, सी, 3 समूहों के अंतर्गत, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना, ए, 3 समूहों के अंतर्गत। तो अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है 4 समूहों के अंतर्गत। ठीक है, 59 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, हुआ एवं फ्रेड। सारे कथन आप याद नहीं कर सकते तो कम से कम जो आए हुए हैं उसे जरूर याद करें। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। एक सब बार बार कह रहा हूँ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सारे मॉडल पेपर, सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं, अगर आप तैयार कर लेते हैं निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों को 90+ बन गए, 94% तक बच्चों के बने हुए हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सारे प्रैक्टिस सेट तैयार कर लीजिए। 202 जो भी प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आगरा यूनिवर्सिटी, या फिर बीएड, या फिर एमएड वगैरह में, या फिर यूपी टेस्ट सीटेट में। तो इसलिए सारे प्रैक्टिस सेट आप तैयार कर लीजिए, खासकर 202 के, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के बैक आते हैं। ठीक है, तो इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी से जो भी टाइम बचा हुआ है, कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ईयर ब्लूटूथ लगा कर कान में सुनते रहिए। जो भी 10-15 दिन टाइम बचा हुआ है आपका, ध्यान रखना इस पेपर को। जैसे 18 शुरू है, फिर आपको 19, तो इस तरह से जो भी पेपर आपका शुरू हो, तो मान चलिए आपको 10-12 दिन बचा हुआ है, 10-11 दिन। तो जो भी टाइम है पूरी तरह से ताकत से आप सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य मतलब सही है? ये आकलन लोगों से सूचना करने की प्रक्रिया, बी, या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है, सी, या पृष्ठपोषण के लिए उपयोग किया जाता है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? ए, वैधता, विश्वसनीयता, सी, कठिनाई, डी, वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा सी, कठिनाई। अगला प्रश्न है, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? ए, वैध, बी, विश्वसनीयता, सी, व्यापक, डी, में से कोई नहीं। तो आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है क्या कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? ए, प्रशासन, बी, आकलन, सी, परीक्षण की लंबाई, डी, में से कोई नहीं। तो कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? सही जवाब हो जाएगा सी, परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र क्या है? ए, शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, सी, ए, भी दोनों, डी, में से कोई नहीं। आकलन का क्षेत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए, भी दोनों, शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, दोनों। अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है? ए, औपचारिक आकलन, बी, योगात्मक आकलन, सी, उभयनिष्ठ आकलन, डी, संपादन आकलन। वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है
सही जवाब हो जाएगा बी, योगात्मक आकलन। विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है फॉर्मेटिव आकलन। ठीक है, विद्यालय में अगर वर्ष सत्र भर चल रहा है तो ये मूल्यांकन फॉर्मेटिव आकलन है। ठीक है, लेकिन वर्ष के अंत में किया जा रहा है तो ये क्या है, ध्यान रखना, योगात्मक आकलन है। महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है ए औपचारिक आकलन बी, उभयनिष्ठ आकलन सी, पोर्टफोलियो आकलन डी, इनमें से कोई नहीं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, औपचारिक आकलन। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 10 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखें। निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ए, व्यवस्थित सूचना संग्रहण से छात्रों को समझने की विशेषता। बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कमजोरियों को पहचानना। सी, विभिन्न संग्रह सूचनाओं से छात्रों के बारे में संबंध स्थापित करना। डी, अधिगम कठिनाइयों के बारे में आंकड़े निकालना। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी। ध्यान रखना, निम्नलिखित में आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? देखिए वहां पर उच्च पूछा था, यहाँ पर निम्न। ए, क्रमित स्तर। बी, अनुपात स्तर। सी, नामित स्तर। डी, समांतराल स्तर। तो मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी, नामित स्तर। और सबसे उच्च अनुपात स्तर। दोनों याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मापन में सत्य बिंदु स्तर विद्यमान रहता है? हम लोग देख चुके हैं, तो अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है? ए, वर्ष। बी, महीना। सी, ए, बी दोनों। डी में से कोई नहीं। तो मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा सी, वर्ष और महीना दोनों। अगला प्रश्न है, मापन है ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी, ए, बी दोनों। डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। मापन क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मापन शायद मात्रात्मक हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, मूल्यांकन बड़ा है सबसे, उसके बाद आकलन, फिर मापन है। बी, मापन मूल्यांकन जो है मापन और आकलन दोनों से बड़ा है। सी, आकलन माप सबसे बड़ा है, उसके बाद मापन, फिर मूल्यांकन। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि मापन जो है, मूल्यांकन जो है सबसे व्यापक है। डी में से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना बी, मूल्यांकन जो है मापन और आकलन दोनों से बड़ा है। ठीक है, व्यापकता में अगर आप देखेंगे सबसे व्यापक जो है मूल्यांकन है, उसके बाद मापन, फिर आकलन, फिर परीक्षण, और या फिर मूल्यांकन, मापन, आकलन, परीक्षण, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्रम में पहले परीक्षण, उसके बाद आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे बड़ा है। मूल्यांकन का क्षेत्र है, सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना बी, व्यापक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? ए, छात्रों की एकता का निर्माण। बी, छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना। सी, छात्रों को निर्देश उपलब्ध कराना। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, छात्रों की एकता का निर्माण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा है? या ए, कोठारी आयोग। बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सी, NCERT। डी, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, NCERT। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मूल्यांकन है? ए, सप्ताह में मूल्यांकन। बी, वर्ष के अंत में मूल्यांकन। सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। डी, इनमें से कोई नहीं। संरचनात्मक मूल्यांकन है, सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। अगला प्रश्न है, कौन से कथन समूह में मेल नहीं खाता है? ए, मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। बी, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। सी, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है। डी, उपयुक्त सभी। तो कौन से कथन समूह में मेल नहीं खाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सही है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, ये भी सही है, लेकिन मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। तो ये जो है 78 जो है सही जवाब है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? ये मापन, भी मूल्यांकन, सी, भी दोनों। डी में से कोई नहीं। तो
कौन सा भविष्यवाणी संभव कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी, मूल्यांकन। ध्यान रखना, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता, ध्यान रखना, पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन मापन द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। भविष्यवाणी तो मापन भी कर सकता है लेकिन सार्थक नहीं। व्यक्ति एक बालक की वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, इस पॉइंट सारी चीज़ों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मापन के स्तर किसने बतलाए? सही जवाब हो जाएगा ए, एस स्टीवेंसन। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? ए शाब्दिक, बी क्रमित, सी अंतराल, डी अनुपात। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुपात। अगला प्रश्न है, तापमान का मापन उदाहरण है? ए क्रमित, बी नामित, सी अनुपात, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा डी, अंतराल। तापमान मापन का उदाहरण है अंतराल। अगला प्रश्न है, घड़ी का समय उदाहरण है? ए क्रमित मापनी, बी नामित, सी अंतराल, डी अनुपात मापनी। तो घड़ी का समय जो है उदाहरण किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, अंतराल मापनी का। अगला प्रश्न है, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा T4 का, बी क्रमित। अगला प्रश्न है, अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? ये बहुलांक, बी माध्यम, माध्यांक, सी औस्तांक, डी ज्यामितीय औस्तांक। अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा T5 का, डी ज्यामितीय औस्तांक। अगला प्रश्न है, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है? ए केवल जोड़ की संक्रिया, बी केवल घटाव की प्रक्रिया, सी गुणा व भाग दोनों, डी जोड़ घटाव दोनों। तो आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा T6 का, डी जोड़ व घटाव दोनों। मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 6 मीटर की आधी है, उपयुक्त कथन किस स्तर का है? तो यहाँ पर अनुपात बोला गया है। सही जवाब हो जाएगा 87 का, सी अनुपातिक स्तर, क्योंकि आपके कमरे की लंबाई किसी कमरे की लंबाई की आधी है, तो अनुपात की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, आयु और वजन किस मापनी के उदाहरण है? ए क्रमित, बी शाब्दिक, सी अनुपात, डी अंतराल। तो आयु और वजन किस मापनी के उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, अनुपात। सारी चीज़ें महत्वपूर्ण, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग कभी चैनल को सर्च करना चाहें तो लाइफ हाई स्टडी IAS लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया या विचार है? ए स्टीवेंसन, बी मैककॉल, सी रॉस, डी नन का। सही जवाब हो जाएगा T9 का, ध्यान रखना, ए स्टीवेंसन का। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन ए परस्पर संबंधित है, बी परस्पर संबंधित नहीं है, सी आकलन मापन संबंधित है, डी में सब कोई नहीं। आकलन, मापन, मूल्यांकन, सही जवाब हो जाएगा ए, परस्पर संबंधित है तीनों एक दूसरे से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? ए आयु, बी समय अवधि, सी गुणवत्ता, डी मात्रा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? सही जवाब हो जाएगा सी, गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए, हम प्रक्रिया कैसी हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, मापन है। लेकिन गणित विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किए तो ये मूल्यांकन हो जाता, या फिर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए तो ये मूल्यांकन हो जाता। मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो ये क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, मतलब घुमाने के लिए जाती है, पिकनिक, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, तो यह किसका संकेत करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, सीखने का आकलन। ठीक है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, तो यह क्या है? सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक बावर्ची खाना पकाते समय अपने खाने को चबाता है तो वह डॉट डॉट के समान है, वह के डॉट डॉट समान है। तो ए सीखने के रूप का आकलन, बी आकलन और सीखना, सी सीखने का आकलन, डी सीखने के लिए आकलन। तो जब एक बावर्ची खाना पकाते समय चबाता मतलब उन्हें टेस्ट करना चाहता है भोजन पका है कि नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा डी, सीखने के लिए आकलन है। अगला प्रश्न है,
62nd ईयर बुक ऑफ द नेशन सिक्योरिटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट सेकंड नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए फिंडले। ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक, ये किसके उदाहरण हैं? सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना बी मूल्यांकन के। निम्नलिखित में से मापन का समान स्तर है, ए अनुपात, बी अनुक्रम, सी अनुगम, डी आक्रम। तो मापन का समान स्तर है, सही जवाब हो जाएगा ए अनुपात। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, सही जवाब हो जाएगा ये विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के। आकलन के प्रकार हैं, ए फॉर्मेटिव, बी योगात्मक, सी उभयनिष्ठ, डी उपयुक्त सभी। तो आकलन के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ए मानक, बी निर्माणात्मक, सी योगात्मक, डी में से डी CCE। तो कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए मानक। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है, मतलब सत्र भर। सही जवाब हो जाएगा इसमें 2 का बी। फॉर्मेटिव आकलन जो है ये सत्र भर चलता है। योगात्मक आकलन साल के अंत में, जैसे आप लोगों एग्जाम क्या है, योगात्मक आकलन है। विद्यालय के वर्ष के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन का प्रकार है योगात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 103 का सी शिक्षण अनुभव। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता का अर्थ है ए पुनः पुनः परीक्षण में लगभग एक समान उत्तर आना, बी जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया है उसका आकलन करना, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो विश्वसनीयता का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ए पुनः पुनः परीक्षण लगभग एक समान, मतलब कितनी बार भी परीक्षण करो समान उत्तर आएगा। जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया जाता है उसका आकलन करना वैध कहलाता है। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र है ए शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना, बी व्यक्ति भिन्नताओं का ज्ञान, सी स्थान निर्धारण करने में, डी सभी। तो आकलन का क्षेत्र है आकलन, ध्यान रखना आकलन, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी सभी। अगला प्रश्न है, आकलन मापन एवं मूल्यांकन, सही जवाब हो जाएगा ए परस्पर संबंधित है। आकलन की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा ए विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आकलन की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यवहारिकता, उपयोगिता, सभी याद रखना। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि, सही जवाब हो जाएगा सी। आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। अगला प्रश्न है, आकलन, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा, ध्यान डी सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता भालू की तरह ढह जाएगी, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए रॉस का। थोड़ा सा जो रुचिकर प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, मापन व मूल्यांकन में समानता है, ये दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं। बी मापन बालक का समग्र विकास करना से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात डी उपयुक्त सभी। तो मापन व मूल्यांकन में समानता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है उसे कहा जाता है, तो हम लोग देख भी चुके हैं, बी भौतिक मापन है। ये मानसिक मापन भी भौतिक, सी इंसेप्टिव, डी सामान्य। तो जिस मापन में परम शून्य मतलब एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति विद्यमान रहती है उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी भौतिक मापन। अगला प्रश्न है, अंतराल मापनी के उदाहरण हैं, ए वर्ष, बी महीना, सी सप्ताह, डी ये सभी। तो
अंतराल मापनी के उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न पद्धतियों को रखते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 4 स्तरों में। मनोवैज्ञानिक मापन मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर नापित मापनीय है। अगला प्रश्न है, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं। ए विषय, बी प्रतीक, सी नियम व समानता, डी उपयुक्त सभी। तो मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले वीडियो 202 है, इस पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। या फिर जस्ट इसके नीचे करेंगे लिंक, आप प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल सकती है आपको। आप लोग ध्यान रखना, 202 थोड़ा टफ माना जाता है, इसलिए सारी प्रैक्टिस अच्छी सॉल्व करा रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कुछ करना नहीं है, अगर आप साथ जुड़े हैं, सारी प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे तैयार कर लेंगे, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन यूनिट 2 आकलन उपकरणों की रचना, इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग कल 2 हल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।